Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Junaid Khalid, your course facilitator for F7 Financial Reporting paper. F7 Financial Reporting का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है. Let's quickly discuss कि इस कोर्स के अंदर क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा, बुक्स का क्या मटेरियल हमें परचेज करना होगा और इसका पासिंग रेशियो इस वक्त क्या है और बाकी स्किल्स के पेपर्स के साथ कितना ये डिफिकल्ट है और कितना ये हम इसको बहुत इजी तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टुवर्ड्स द पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी एंड सी. पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि आप इससे पहले अगर FIA यानी कि फाउंडेशन के पेपर्स अगर आप देकर आ रहे हैं तो उसमें F1, 2, 3 का जो आपका पेपर पैटर्न था उससे कुछ डिफरेंट है, यानी कि कुछ नहीं बहुत कुछ कहूंगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने उस लेवल के ऊपर नहीं की जो यहां पर आपको डेफिनेटली फेस करनी पड़ेंगी. चले सेक्शन ए, OTQ stands for that is objective test questions. इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, इट्स लाइक एन MCQ. आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, MCQs होंगे, उसमें MCQs भी हो सकते हैं, बॉक्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो सेक्शन ए के अंदर आपके पास यहाँ पर OTQ दैट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे लाइक MCQs, जिसमें टोटल 15 MCQs आपके पास टेस्ट किए जाएंगे एंड ईच MCQ विल कैरी 2 मार्क्स. इट मींस कि सेक्शन ए की जो वेटेज है दैट इज अराउंड 30 मार्क्स. मूविंग ऑन टुवर्ड्स सेक्शन बी, OTC, जिसका नाम है OT केसेस. क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर. होगा ये कि एग्जामिनर आपको एक सिनेरियो बना के देगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ के आ रहे हैं, आपको IAS 16 से रिलेटेड एक सिनेरियो बना के देगा एग्जामिनर. A company purchased a machine for $500,000. Life of the asset was 5 years. इस तरीके से आपको पूरा एक डाटा प्रोवाइड करेगा. अब उस डाटा में से वो आपसे 5 MCQs पूछेगा, 5 क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा और क्वेश्चंस का डाटा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज द व्हाट विल बी द चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 1. What will be the question number 2? What will be the gain on disposal? Question number 3, what will be the amount of revaluation surplus? तो वो उसी केस में से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछेगा and each question और each MCQ will carry 2 marks. It means इस पर्टिकुलर केस के, यानी कि जो केस 1 था इसके टोटल 10 मार्क्स हो गए. तो each case will carry 10 मार्क्स और ऐसे 3 केसेस पूछे जाएंगे. तो इट मींस के टोटल आपके पास वेटेज जो हो जाएगी सेक्शन बी की दैट वुड बी ऑफ 30 मार्क्स. तो सेक्शन बी स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है. आपने फाउंडेशन लेवल के ऊपर डेफिनेटली इस तरह की चीजों को फेस नहीं किया था, लेकिन यहां पर आपके पास एक केस बना के उसी केस से रिलेटेड, वो आपसे सिनेरियो से रिलेटेड बेसिकली आपसे 5 MCQs पूछेगा. दैट इज द केस 1. केस 2 के अंदर अगेन सिनेरियो प्रोवाइड करेगा, 5 MCQs पूछे जाएंगे एंड डेफिनेटली ईच MCQ विल कैरी 2 मार्क्स. दैट मींस के केस 1 की जो वेटेज है 10 मार्क्स, केस 2 10 मार्क्स एंड केस 3 की वेटेज 10 मार्क्स. दिस विल कैरी 30 मार्क्स. Okay, now let's move on towards the section C. That is completely new for everyone. Section C जो आपके पास है that is CRQ. What is CRQ? Constructive Response Question. सर यहां पर क्या करना है हमें? कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा लाइक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपके पास होगा एंड नाउ यू हैव टू ड्राफ्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन. यस, आई रिपीट माय वर्ड्स, यू नीड टू ड्राफ्ट दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन. F3 लेवल पे नॉर्मली होता क्या था कि आपके पास ड्राफ्ट होती थी, ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट होती थी. यू जस्ट नीड टू पुट ऑन, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द बॉक्सेस. आपको बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज को पुट ऑन करना होता था, बट दैट इज नॉट द केस. यहां पर आपके पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर यू नीड टू रिस्पॉन्स इट. आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आंसर को खुद से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. वो बैलेंस शीट जो आप पेपर पे बनाते थे, वो बैलेंस शीट जो आप प्रैक्टिस के दौरान अपने पेपर्स पे कंस्ट्रक्ट करते थे, आपने एक्सेल की फाइल पे इसको कंस्ट्रक्ट करना होगा. इट मींस इस CRQ के क्वेश्चन के अंदर आपकी MS एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट की नॉलेज को भी टेस्ट किया जाएगा एंड MS वर्ड यानी कि आपकी वर्ड की नॉलेज को भी टेस्ट किया जाएगा. वर्ड की नॉलेज को कैसे टेस्ट किया जाएगा? आपके कोर्स के अंदर एक पार्ट है दैट इज द रेशियोज का, इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. F3 लेवल तक आप रेशियोज में फॉर्मूला बेस्ड थे, यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड होते थे. करंट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं, कभी आपने क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, कभी करंट रेशियो कैलकुलेट करना है. बट हियर इन दिस केस calculations would be the part of your paper, but the main part would be the analysis. Here the financial statement of the company will be given to you and you need to calculate the ratios and you need to comments on, you have to pass your comments on that financial statement. और वो comment जब आप पास करेंगे तो definitely you have to type it out और आपने टाइप करना होगा. और by default जब आप रेशियो का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वर्ड की फाइल आपके फॉर्मेट पे खुलेगी, आपके सॉफ्टवेयर पे ओपन होगी and then you have to write down your whole answer. तो it means ये जो एरिया होगा, 2 क्वेश्चंस
इसके अंदर होंगे सीआरक्यू के. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वन क्वेश्चन इज फॉर कंसोलिडेशन, द अदर वन इज फॉर रेशियो, और वन क्वेश्चन इज फॉर फाइनल अकाउंट, द अदर वन इज फॉर कंसोलिडेशन. कोई भी इसके अंदर एक चॉइस जो एग्जामिनर, कोई भी एक पैटर्न एग्जामिनर बना के वो आपसे दो क्वेश्चंस पूछेगा एंड 20 मार्क्स ईच. वन क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स. दैट मींस द वेटेज ऑफ सेक्शन सी इज 40 मार्क्स. दिस विल मेक 100 मार्क्स ऑफ दिस पेपर एंड डेफिनेटली यू नीड टू कंप्लीट दैट पेपर इन अ 3 आवर्स ड्यूरेशन. आपने 3 आवर्स के अंदर ये पेपर पूरा कंप्लीट करना है. सो दैट इज द पेपर पैटर्न ऑफ F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर. ओके, सेकेंड थिंग इज सर आप ये कोर्स किस तरीके से कवर करवाएंगे, व्हाट शुड बी द कोर्स मटेरियल. देखिए, एज वी ऑल नो दैट ACCA की जर्नी के अंदर आपके पास दो अप्रूव्ड पब्लिशर्स हैं, दैट इज BPP एंड कैप्लान. ये दो आपके पास पब्लिशर्स हैं और दोनों पब्लिशर्स स्टडी टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस किट जो है वो आपके पास पब्लिश करते हैं. हमें कौन सी बुक्स परचेज करनी है, क्लास के अंदर हमारा क्या उसके अंदर टेक्निक होगी, क्या हमारा जो है वो पैटर्न होगा. तो क्लास के अंदर जो हम कर रहे होंगे दैट इज BPP और कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट को फोकस कर रहे होंगे. फॉर दैट व्हाट आई हैव डन, मैंने BPP और कैप्लान की जो स्टडी टेक्स्ट हैं उनको मैंने समराइज कर दिया और उसके लिए कंपाइल्ड बुक मैंने बना दी है. कंपाइल्ड बुक उसके लिए कर दी है और आप जो भी काम करेंगे यानी कि जो भी हमारी क्लास प्रैक्टिस होगी फॉर अप्रोक्सीमेटली एवरी स्टैंडर्ड, हर चैप्टर के लिए 20 to 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने गैदर किए हैं, वो हम क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे. दैट इज एक्सक्लूसिवली द क्लास मटेरियल, क्लास प्रैक्टिस मटेरियल. दैट इज 20 to 25 क्वेश्चन फॉर एवरी स्टैंडर्ड जो हम क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस अडॉप्ट किए गए हैं, कुछ आपके BPP और कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट से मैंने अडॉप्ट किए हैं, कुछ इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो ICAP के पास्ट पेपर्स के या ICAP के क्वेश्चन बैंक से भी अडॉप्ट किए गए हैं. डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज के क्वेश्चन बैंक्स भी इसके अंदर अडॉप्ट किए गए हैं. तो इट मींस कि हमारा जो प्रिपरेशन का पैटर्न होगा दैट वुड बी कि हम यहां पर BPP और कैप्लान को मर्ज करके कर रहे होंगे और उसको मैंने जो कंपाइल किया है उसी बुक से इंशाल्लाह हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. अलॉन्ग विद दिस वन BPP और कैप्लान की किट की प्रैक्टिस भी हम क्लासेस के अंदर कर रहे होंगे. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस थर्ड फेज दैट इज द पासिंग रेशियो. F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अगर मैं ग्लोबल पास रेट देखूं सो इट्स quite good as compared to other papers. F5 का अगर आप पासिंग रेशियो देखें या F6 या डिफरेंट अकाउंटिंग डिफरेंट आप स्किल्स के पेपर का अगर पासिंग रेशियो देखें, आई वुड सजेस्ट कि F7 का पासिंग रेशियो इज क्वाइट बेटर. दैट इज अराउंड 45 to 50% का है. और भी पेपर्स का है जैसे F6 है, F9 है, उनका भी मोर और लेस पासिंग रेशियो इतना है, लेकिन ये कि एक अच्छा पासिंग रेशियो इस वक्त स्किल्स लेवल के अंदर कंसिडर किया जाता है. हाउएवर अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह फॉर द लास्ट 6 अटेम्प्ट्स केएनएस का जो पासिंग रेशियो रहा है दैट इज अराउंड 60 to 65%. कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर वो 70-75 पे भी गया है, 80% पे भी गया है, लेकिन एक एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट इज अराउंड 60 to 65%. दैट इज अबव द ग्लोबल पास रेट्स. ओके, नाउ फाइनली कुछ स्टूडेंट्स का एक ये भी माइंडसेट होता है कि हम F3 पढ़ के आ रहे हैं और हमारी F3 के अंदर बहुत अच्छी ग्रिप थी. एक वो भी डोमेन है, एक वो भी क्राउड है जो कहता है कि सर F3 हमने पढ़ा है लेकिन हमारी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं और हमारे फाउंडेशन बहुत अच्छी नहीं बनी हुई. सो उन दोनों के लिए अब मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ डिस्कशन कर लूं. सो वो स्टूडेंट्स जो F3 बहुत स्ट्रांग करके आ रहे हैं एंड दे आर चैंप ऑफ इट, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि F3 का F7 यानी कि F3 के पेपर का F7 के ऊपर कितना परसेंट इंपैक्ट है. तो आई वुड से F3 का अप्रोक्सीमेटली 25 to 30%, आई वुड से मैक्सिमम 25 to 30% इंपैक्ट होगा F7 के पेपर के ऊपर. यानी कि उसका कुछ एरिया 25 to 30% एरिया F7 के अंदर रेप्लिकेट हो रहा होगा. F7 के अंदर उसकी टेस्टिंग भी होगी डेफिनेटली विद सम अपग्रेड मॉड्यूल्स. लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे जैसे मैं अगर नाम लूं IAS 10 है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, IAS 37 का कुछ एरिया F7 के अंदर भी टेस्ट हो रहा है, IAS 16 उसकी कुछ काफी सारी चीजें F7 लेवल के ऊपर भी टेस्ट हो रही होंगी. तो ये कुछ 3-4 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि F7 के अंदर भी टेस्ट होते हैं और F3 में भी आपने डेफिनेटली पढ़े हुए हैं. सो आपकी अगर ग्रिप बहुत अच्छी है, वेरी गुड, जबरदस्त, और आप बहुत मतलब ये जो एरिया है 20 to 25% या 30% का एरिया, इसके अंदर आपका एक कंफर्ट जोन होगा. लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं कि सर हमारी F3 के लेवल के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप नहीं है, सो व्हाट टू डू नाउ, डोंट वरी अबाउट इट. हम क्लासेस के अंदर जो भी लेक्चर्स कर रहे होंगे, इवन F7 पे अगर मैं यहाँ पर IAS 16 का चैप्टर या लेक्चर स्टार्ट भी करूंगा तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा. Even revenue and expenditure, revenue and capital expenditure की definition and then calculation of cost, तो हम इंशाल्लाह सारी चीजों को from the scratch लेके चल रहे होंगे.
आई विल बी अज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं आता, और डेफिनेटली आप भी यही सोच रहे होंगे कि हमें वैसे ही कुछ नहीं आता। तो होपफुली इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। अच्छा, एक और चीज कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था F3, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली आपने करा क्या, यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर थे लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, करेक्शन ऑफ एरर्स, एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स। ये आप नॉर्मली अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, अकाउंटिंग प्रोसेस को आप वहां पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे थे। But in F7 financial reporting will be more focusing on the accounting standards, laws, rules and frameworks. हम यहाँ पर अकाउंटिंग लॉस को फोकस कर रहे होंगे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक एग्जांपल। लेट्स से कंपनी ने एक अमाउंट बोरो की है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नॉन करंट एसेट। अब उस लोन की अमाउंट के ऊपर डेफिनेटली यू आर पेइंग एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब अकाउंटिंग प्रोसेस से इसका कनेक्शन नहीं है। नाउ रूल क्या है कि जो उस लोन की अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, whether we need to capitalize का मतलब क्या है, क्या हम उस इंटरेस्ट को नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएं या ना बनाएं। नाउ दैट इज द अकाउंटिंग रूल्स। अब ये अकाउंटिंग रूल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, जो आपको ये ट्रीटमेंट बताएगा कि कब इंटरेस्ट एक्सपेंस, कब इंटरेस्ट कॉस्ट नॉन करंट एसेट की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगी और कब इंटरेस्ट कॉस्ट नॉन करंट एसेट की कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगी। सो ये छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि यस देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द F3 and F7. F3 focuses more on the accounting process side, while F7 will focuses more on the rules and regulations that how to treat with that particular situation. I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी। इंशाल्लाह see you soon. Thank you so much. अल्लाह हाफिज।